राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी सभागार में पधारे समस्त आमंत्रित अतिथियों एवं आगंतुकों का राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। मैं मंचासीन सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वे विद्या व ज्ञान की आराध्या मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। धन्यवाद महोदय। मैं हमारे स्टेज की टीम से निवेदन करूंगा कि वह माननीय अतिथियों का बैजेस से अभिनंदन करेंगे, बैजेस पहनाकर। मैं अभिनंदन के क्रम में निवेदन करना चाहूंगा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव साहब से कि वह माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका अभिनंदन करेंगे। साथ ही हमारे उपराष्ट्रपति महोदय की धर्मपत्नी डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका अभिनंदन करेंगे। अभिनंदन के क्रम में धन्यवाद महोदय। मैं हमारे विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अरविंद कुमार शुक्ला जी से निवेदन करूंगा कि वह माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को साल श्रीफल व स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका अभिनंदन करेंगे। मैं मैडम रागिनी शुक्ला जी से निवेदन करूंगा कि वह हमारे देश की द्वितीय महिला डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ मैडम का अभिनंदन करेंगी स्मृति चिन्ह प्रदान करके साल और शीतल से।
मैं पुनः प्रोफेसर शुक्ला साहब से निवेदन करूंगा कि वह माननीय राज्यपाल महोदय एवं कुलाध्यक्ष राजमाता विजया सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर का अभिनंदन करेंगे। इसी क्रम में शुक्ला साहब से निवेदन है कि वह माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कुलदीप महोदय से कि वह माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास उनका भी साल सिफर से अभिनंदन करेंगे। धन्यवाद महोदय। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रोफेसर अरविंद कुमार शुक्ल जी को आमंत्रित करूंगा कि वह स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। प्रोफेसर अरविंद कुमार शुक्ल। सभी को नमस्कार। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के दत्तोपंत ठेंगड़ी सभागार में आयोजित संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी, परम आदरणीय मैडम श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, इस सभा के मुख्य अतिथि प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी, विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, केंद्रीय मंत्री संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास भारत सरकार माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे सामने बैठे श्री तुलसी सिलावट जी, प्रभारी मंत्री ग्वालियर, हमारे सामने बैठे अन्य गणमान्य व्यक्तिगण, सभी हाल में उपस्थित फैकल्टी, विद्यार्थी, देवियों एवं सज्जनों, आज का दिन राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के दिन में एक विशेष दिन है, अनोखा दिन है। आज सुबह राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय का एक अद्भुत दिव्य दीक्षांत समारोह हुआ, जो अपने आप में गौरवान्वित करने वाला रहा। अब इस समय हमारे सामने देश की वो विभूतियां बैठी हैं जिनको हम लोग सिर्फ सपने में सोचते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, एक बार खड़े होकर कर्तव्य ध्वनि से हमारे मंच पर बैठे सभी व्यक्तियों का हार्दिक स्वागत करें। मैं 2 मिनट का निवेदन सिर्फ करना चाहूंगा। ये जो कृषि विश्वविद्यालय है उसके बारे में 2 मिनट में सिर्फ सूची में बताना चाहूंगा। सर, कृषि धान्या कृषि मेधा जंतु नाम जीवनम कृषि। यदि हम श्लोक को देखें जो पाराशर जी ने कृषि सिद्धांत लिखते समय लिखा हुआ था, हम लोग उसी सिद्धांत को फॉलो करते हुए इस विश्वविद्यालय में, जिसकी स्थापना सन 2008 में हुई थी, अब 17 वर्ष बीत चुके हैं, जिसमें 4 हमारे कृषि महाविद्यालय और 1 हमारा जो है उद्यानिकी महाविद्यालय शामिल है। इसमें 22 रिसर्च स्टेशन है तथा 22 कृषि विज्ञान केंद्र है। पूरे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और रिसर्च स्टेशन में मिला के करीब 24 हमारी अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाएं चली हैं, जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी मध्य प्रदेश में सबसे पहले लागू की गई
और हमारे माननीय श्री गवर्नर साहब की गाइडेंस में हम लोगों ने इस विश्वविद्यालय में पूर्णतया लागू कर दी है। दीक्षांत समारोह के साथ साथ हमने इस विश्वविद्यालय में एक दीक्षारंभ कार्यक्रम शुरुआत किया है, जिसमें 15 दिन तक योग, मेडिटेशन, माता पिता के प्रति सम्मान, पारंपरिक धर्म संभावनाएं, इन सभी चीजों को विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। साथ में विद्यालय के नियम कानूनों को भी पढ़ाया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 6 दिन कमेटी के अनुसार आधारित रोजगार एवं उद्यमिता आधारित पाठ्यक्रम को पूर्णतया लागू कर दिया गया है। इसके अनुसार हमने 10 नए कौशल विकास कोर्स शुरू किए हैं। साथ ही एग्री बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप एक सेंटर भी खोला हुआ है। पर्यावरण को महत्ता देते हुए हमारे विश्वविद्यालय ने एक ग्रीन ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें विद्यालय जब यहाँ एडमिशन लेता है तो उसी दिन एक पौधा लगाता है। उस पौधे को वो 4 वर्ष तक सींचता है। 4 वर्ष के बाद उसकी उसी के साथ फोटो खींच के हम लोग ग्रीन ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम देते हैं। मल्टीपल एंट्री के तहत एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का प्रोग्राम शुरू किया गया है। विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का नंबर भी लगाया गया है। हमने बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च सेंटर भी शुरू किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से क्लाइमेट चेंज और ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन, पेस्टिसाइड रेजिड्यू एनालिसिस और पोटैटो एरोपोनिक्स है, जिसमें हम हवा में आलू उगाने की मध्य प्रदेश में पहली न सिर्फ तकनीक विकसित की, बल्कि पूरे प्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के लिए बीज भी बना रहे हैं। हमारा मुख्य काम नेचुरल फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, एडवांस हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन आदि को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बने हुए हमारे नए 2 सेंटर खोले गए हैं, एक चना के लिए और एक मस्टर्ड के लिए। सर, हम लोग नैनो यूरिया पे भी बृहद रूप से काम कर रहे हैं। इसके साथ कई देश के और विदेश के संस्थानों से अनुबंध भी किया हुआ। सर, सूक्ष्म में आज समय नहीं है, इसलिए हम इतना ही बताना चाहेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग इस विश्वविद्यालय में पारंपरिक कृषि एवं आधुनिक कृषि का समन्वय स्थापित कर रहे हैं। आप सब इस प्रांगण में आए, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय ग्वालियर, जय मध्य प्रदेश। धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी को। वह आके अपना उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। आज का क्षण एक ऐतिहासिक क्षण हमारे संस्था के लिए, हमारे अपने ग्वालियर के लिए और संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए। हमारे बीच में भारत के उपराष्ट्रपति परम आदरणीय महामहिम जगदीप धनखड़ साहब, उनके साथ यहां उपस्थित उनकी धर्मपत्नी, जो स्वयं केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं लेकिन कृषि के क्षेत्र में केवल अनुभव नहीं लेकिन उनकी ज्ञान के आधार पर नए नए प्रयोगों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। परम आदरणीय डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, महामहिम राज्यपाल महोदय, जिनका आशीर्वाद सदैव मध्य प्रदेश के वासियों के ऊपर रहता है, मांगूभाई पटेल साहब, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान संकलित मुख्यमंत्री महोदय, जो मध्य प्रदेश को राष्ट्र पटल पर निखारने के लिए रात और दिन मेहनत कर रहे हैं।
हमारे अपने मोहन यादव जी, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, ग्वालियर के प्रभारी मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, हमारे संस्था के कुलगुरु अरविंद शुक्ला साहब, मेरे साथ यहां उपस्थित समस्त फैकल्टी, अध्यापक और सबसे महत्वपूर्ण ग्वालियर, चंबल, मध्य प्रदेश और देश, और अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि विश्व का भविष्य मेरे नौजवान साथी जो यहां उपस्थित हैं। आज ये एक ऐतिहासिक पहल है कि ऋषि गालब की तपस्या की भूमि पर हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय एक साल के अंतरकाल में आज दूसरी बार उनका पदार्पण ग्वालियर की इस ऐतिहासिक भूमि पर हो रही है। मैं तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हम स्वागत करता हूं। और ये एक सुखद संयोग है और उनकी स्वयं की एक प्रेम, जागरूकता, तपस्या शिक्षा के क्षेत्र के प्रति। पिछले बार जब आए थे तब जिवाजी यूनिवर्सिटी में मेरे आजोबा जिवाजीराव महाराज के मूर्ति के अनावरण के दिवस पर हम सब के बीच में उपस्थित थे। और आज जब आए हैं तब उनकी ही धर्मपत्नी मेरी आजी अम्मा राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विद्यालय की कार्यक्रम में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए दोबारा उपस्थित हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति। हमारा ग्वालियर एक कला का केंद्र है, एक संस्कृति का केंद्र है। हमारा ग्वालियर एक शौर्य के साथ जुड़ा हुआ केंद्र है। जब जब किसी भी विदेशी आक्रांता ने भारत के विरुद्ध आंखें भी उठाई हो तो वे ग्वालियर की भूमि का ही सपूत ने सदैव अपना जीवन तक निछावर किया है इस भारत माता की माटी को अक्षुण्ण रखने के लिए। और यह ग्वालियर कृषि के साथ भी जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं महामहिम जी, मेरे पूर्वज माधव महाराज ने समूचे ग्वालियर स्टेट में सबसे बड़ी प्राथमिकता किसानों को नहीं, अन्नदाताओं को दी थी। वे अन्नदाता का शब्द इस्तेमाल करते थे किसानों के प्रति। और जितने भी मानदेय बनी ग्वालियर से लेकर श्योपुर, भिंड, मुरैना से लेकर मंदसौर, नीमच, उज्जैन, शाजापुर, धार, इतना कि आपको आश्चर्य होगा कि आज भी एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध आज भी 150 वर्ष बाद अगर विश्व में कहीं है तो वही ग्वालियर में हरसी बांध आज सबसे बड़ा बांध है। और आज उसी सोच विचारधारा को एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री, दूसरे तरफ हमारे मुख्यमंत्री, वही प्राथमिकता अमृत के लिए, क्योंकि सिंचाई पानी नहीं होता, सिंचाई अमृत होता है।
वही प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस अमृत को दी है, जहां एक तरफ केन बेतवा के साथ इस क्षेत्र को जोड़ा है, तो दूसरी तरफ काली सिंध, पार्वती और चंबल के साथ इस क्षेत्र को जोड़ा है, जिसके आधार पर 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। ये हमारी सरकार की कटिबद्धता है हमारे अन्नदाताओं के प्रति, मेरे भाइयों और बहनों। और आज के हमारे आशीर्वाद दाता मैं कहूंगा महामहिम जी को, ने ये कार्यक्रम क्यों चुना? क्योंकि वे दिल के साथ कृषि के साथ जुड़े हुए हैं। स्वयं उनका पूर्ण जीवन, उनका पूर्ण इतिहास कृषि के साथ जुड़ा हुआ है। और आज जब हमारे बीच में उपस्थित हैं, आज भी उनकी पूर्व प्रवास की शब्दें मेरे मस्तिष्क में नहीं लेकिन मेरे दिल में अंकित हैं। जब उन्होंने कहा था कि सिंधिया परिवार के 3 पीढ़ियों के साथ उनका एक हृदय का रिश्ता रहा है, मेरी आजी अम्मा के साथ, मेरे पूज्य पिताजी के साथ, और आज उनका बरदस्त मैं भी पा पाता हूं, मैं उनका कृतज्ञ हूं। ये संस्था जो मेरी आजी अम्मा के नाम पर रखा गया था मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, 2008 में इसका जन्म हुआ। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की जो सोच और विचारधारा थी, मेरी आजी अम्मा ने जो रास्ता बताया, राजपथ को छोड़कर लोकपथ का रास्ता अपनाया, संपूर्ण जीवन महिला सशक्तिकरण के लिए, जमीनी विकास और प्रगति के लिए समर्पित किया। और आज मैं मध्य प्रदेश शासन को अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद दोबारा अर्पित करना चाहता हूं कि उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए यह नामांकन किया है। मुझे आज भी उनके शब्द याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि वो हाथ जो एक शिशु के पलने को झुला सकता है, वो हाथ विश्व पर भी राज कर सकता है। और आज उनके चरणों में नमन करते हुए जब कृषि की हम चर्चा करते हैं, जिस पर विस्तार से मुख्यमंत्री जी और उपराष्ट्रपति जी हमें ज्ञान जरूर देंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय से हमारी सोच है कि जो संगम तैनात हो पाठ्यक्रम के बीच और अनुभव के बीच, वो जो संगम होगी, जब मिट्टी को सौगंध के साथ ज्ञान की सिहाई धुलती है, तो वो केवल फसलों को तैयार नहीं करती, वो देश को आत्मनिर्भर कराती है। और उसी के साथ हल और किताब जब मिलते हैं, तो खेतों में अनाज के साथ साथ भारत को सक्षम बनाने की क्षमता प्रदान करती है। आज देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र को एक नई क्रांति दी गई। शिक्षा के संस्थाएं, 700 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुए। हमारे देश में आईकार, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, कोने कोने में स्थापित हुए। हमारी सिंचाई के क्षेत्र में अन्नदाता के हाथों को मजबूत करने के लिए राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जैसे अनेक संस्थाएं स्थापित हुई। इस संस्था से अकेले 22 कृषि विज्ञान केंद्र जुड़े हुए हैं। और आज मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है, 2047 तक हमारा ये जो सफर
अमृत काल से शताब्दी काल तक चलेगा। इस सफर में भारत को केवल आत्मनिर्भर नहीं बनाना है, लेकिन भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करवाना है। और अगर ये हमारा लक्ष्य है तो आज ऐसी संस्थाओं के आधार पर, जहां हाइड्रोपोनिक के आधार पर मिट्टी के बिना टमाटर उगाए जा रहे हैं, एरोपोनिक्स के आधार पर, जैसे अभी कुलगुरु जी ने कहा, आलू के बीज बनाए जा रहे हैं, एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं दिल के गहराइयों से आप सबको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन बधाई के साथ साथ ये जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि आप में वो क्षमता है इतिहास को बदलने की, आप में वो क्षमता है एक नई क्रांति लाने की। और आपसे निवेदन मैं करना चाहता हूं कि आज का बीज कल का भारत होगा, और वो बीज आज मेरे सामने बैठा हुआ है। दिल के गहराइयों से आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री मोहन यादव जी को उनके विशिष्ट अतिथि और भोजन देते। मध्य प्रदेश की इस पावन धरती पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के यशस्वी महामहिम उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ साहब हमारे बीच मौजूद है। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम भी करता हूं और आपका भी अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर हमारे लिए तो मां समान डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी आप हमारे बीच पधारे, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। महामहिम हमारे सबके गार्जियन के रूप में सदैव हर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का क्रमबद्ध रूप से एक तरह से बारीक हिसाब रखते हुए हर एक जगह पहुंचने वाले, सभी चीजों में बारीक निगाह रखने वाले महामहिम राज्यपाल माननीय मंगू भाई पटेल साहब, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। और हरफन बोला सभी प्रकार के कामों के करते करते अपनी एक विशेष पहचान बनाने वाले हम सबके सुपरिचित भारत सरकार के मंत्री माननीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे कुलगुरु श्रीमान अरविंद कुमार शुक्ला जी, मेरे मंत्रिमंडल के साथी यहाँ के प्रभारी मंत्री माननीय श्रीराम तुलसीराम सिलावट जी, इस अवसर पर समस्त आगंतुक अतिथिगण, इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए समस्त प्राध्यापकगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, हम सबका सौभाग्य राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में यहाँ हम अगर इस सभागार में बैठे हैं तो ये सभागार दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के नाम पर, उनके नाम पर समर्पित है। कितना अद्भुत संयोग है। एक तरफ विजयराजा सिंधिया जी राजमाता साहब का वो चित्र जो मां स्वरूपा होकर के सबको समेटते हुए उनका पूरा जीवन जो जो उनके संपर्क में आया, कभी उनकी छवि भूल नहीं सकता है। और उसी प्रकार से दत्तोपंत जी ठेंगड़ी, जिनका अपना व्यक्तित्व कई कई क्षेत्रों में, मजदूर संघ, विद्यार्थी परिषद, किसान संघ, हर संगठन के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो अब तो और अद्भुत समय चल रहा है। हम सब जानते, जब से हमारी सरकार बनी महामहिम, तब से हमने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता, सबसे बड़ा क्षेत्र अगर कोई लिया तो कृषि क्षेत्र हमने हाथ में लिया, जिसमें हम काम कर रहे हैं कृषि क्षेत्र। और कृषि के क्षेत्र में उदाहरण के लिए कृषि का रकबा जो 45 लाख हेक्टेयर था हमारा 2023 तक, आज की स्थिति में वो 55 लाख हो गया और हमने 1 करोड़ हेक्टेयर करने का इसका प्रदेश का संकल्प लिया। 1 करोड़ लाख हेक्टेयर
इसका मतलब है कि हमारे पास आज की स्थिति में जितना बड़ा स्कोप है, उदाहरण के लिए आज हम अपने रकबे की सिंचाई की बात करें तो नदियों के माध्यम से, नर्मदा वैली के माध्यम से हमारे सारे डैम तो पूरे हुए हैं, लेकिन अभी विश्व के पहले नदी जोड़ो अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में, जिनका माननीय सिंधिया जी ने भी उल्लेख किया, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का भी हमने 20 साल पुराना झगड़ा समाप्त करते हुए उसका भी भूमि पूजन किया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात, ये हमारा यहाँ से लगाकर बुंदेलखंड तक का इलाका, और दूसरा ये चंबल का जुड़ा हुआ इलाका जो मालवा तक जाएगा, पार्वती काली सिंह चंबल योजना राजस्थान से सालों से झगड़ा चल रहा था। पता नहीं, ऐसा लग रहा जैसे भारत पाकिस्तान लड़ रहा है। क्यों लड़ रहे थे, काय के लड़ रहे पता नहीं, थोड़ा पानी कम मिल जाए, थोड़ा ज्यादा मिल जाए, लेकिन खेतों में अगर सिंचाई का पानी मिल जाए, पीने का पानी मिल जाए, उद्योग धंधों को पानी मिल जाए, इससे अच्छी क्या बात होगी। और कितने महत्व की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री 1,75,000 करोड़ की योजना में राज्य सरकार को केवल 5% मिलाना था। ये 2014 में बन सकते थे, लेकिन जो भी कारण राजस्थान सरकार के रहे, अशोक गहलोत जी वगैरह के, उन्होंने होने नहीं दिया। लेकिन मुझे प्रसन्नता है, आनंद संपन्न हुआ और बहुत जल्दी इसका लाभ मिलेगा। तो कृषि का रंगवा बढ़ेगा, बागवानी, फलोद्यान, हमारे हार्टिकल्चर के सभी प्रकार के उत्पाद, जो फल सब्जियां जितने प्रकार से हो सकते हैं। लेकिन जब मैं कृषि विश्वविद्यालय में बात कर रहा हूं, जब हम पानी अच्छे से दे पा रहे हैं, हम सब प्रकार की बिजली के मामले में तो यशस्वी महामहिम आपको बताना चाहेंगे, हमारी सरकार ने तय किया है लगभग 32 लाख 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर और बिजली के कनेक्शन किसानों को हमारे द्वारा दिए गए। लेकिन अभी अब वर्तमान में जैसे 5 हार्स पावर का कनेक्शन 60,000 का पड़ता है, 60,000 के कनेक्शन में हमारे द्वारा 7,500 रुपया लेकर के किसान से 7,500 और 52,500 की सब्सिडी प्रति पंप पे हम देते हैं। ये पूरे प्रदेश के अंदर ये कृषि के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन हमने और संकल्प लिया है कि अब सारे किसानों को 3 साल के अंदर सोलर पंप देके ये 7,500 भी छुट्टी दिला करके उनकी अपनी सारी बिजली वो उत्पन्न करे, ये संकल्प हमने लिया। लगभग 32 लाख, 2 लाख टेम्परेरी और 30 लाख स्थायी किसान जो कनेक्शन लेना चाहेंगे, और उतना वो आगे बढ़ करके बिजली तो उनको फ्री मिलेगी, बल्कि बिजली अगर वो उत्पन्न करेंगे तो बिजली किसानों से हम खरीदेंगे और उसका नगद पैसा किसानों को देने वाले हैं। ये हमारी भावना। जो किसान के बारे में यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल्पना की है कि उनकी आय बढ़ना चाहिए, तो आय बढ़ाने के लिए बिजली भी एक उनका सहारा हो सकती है। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर कॉलेज जैसे अभी हमने कहा है, हमने आप सभी महामहिम की अध्यक्षता में मीटिंग लेकर के कृषि संकाय के आधार पर हमने कोशिश की है कि बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चे क्यों ज्यादा नहीं होना चाहिए, जितना फैलाएंगे उतना कम है। भविष्य की संभावना और विकास के मामले में भी पैमाने अगर देखते हैं, आज मुझे मालूम है कि अमेरिका जैसे स्थान पर 1 बीघा के अंदर 10-12 कुंटल गेहूं होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 18-20 कुंटल होते हैं। लेकिन अभी चुनौती हम फ्रांस की तरफ देखते हैं, कुछ और देश की तरफ देखें, वो 40 कुंटल लेते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के वो नए टारगेट तय करते हुए, सोयाबीन में भी यही हाल, सोयाबीन के अंदर ब्राजील और कई देश ऐसे जो कई गुना ज्यादा लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में आप सबके भरोसे से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का नक्शा बदलेगा। वो सुयोग्य तरीके से अपनी उत्पादन क्षमता भी बढ़ाएंगे और मध्य प्रदेश को भी समर्थ बनाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं पुनः माननीय महामहिम का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब आप अगली बार आएंगे, हमने गौशाला के लिए भी महामहिम बहुत बड़ा काम चालू किया, जोरदार अभिनंदन करें। राज्य के अंदर हमने 4 तरह से इसका बदलाव किया है। पहले नगर निगम बड़ी खिड़क बनाती थी, कोई आवारा, लावारिस, अपाहिज गौ माता मिलती थी तो उनको खिड़क में बंद करके उन पे जुर्माना के आधार पर उनको बंद रखते थे। हमने ये कहा कि ये नहीं चलेगा, लावारिस गौमाता, अपाहिज गौमाता या कोई भी है तो हमारी गौमाता, तो हमने कहा सरकार उसका खर्चा वहन करेगी और 10-10 हजार की गौशालाएं सभी महानगर बनाएंगे, सरकार पैसा उनका देने वाली है, सरकार इस व्यवस्था को बनाएगी। और इतना ही नहीं, जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर गोकुल,
तो हमने कहा कि केवल गौशाला नहीं, आप गाय भी पाले तो 25 गाय के यूनिट के आधार पर, अगर आप 25 गाय का यूनिट बनाएंगे तो 25% अनुदान सरकार के माध्यम से, अर्थात 200 गाय तक 8 यूनिट आप ले सकते हैं। 200 गाय की गौशाला बनाएंगे तो 50 गाय का अनुदान सरकार वहन करेगी और दूध खरीदने की पूरी गारंटी भी सरकार के माध्यम से रहेगी। हमारे इस माध्यम से प्रदेश के अंदर, अभी जो देश के अंदर दूध का उत्पादन हमारे राज्य में 9% होता है, इस 9% को बढ़ाकर हम 20% तक ले जाने वाले हैं 5 साल के अंदर 20%। इसी प्रकार से और भी बड़ी गौशाला कोई 5,000 से 10,000 की खोलना चाहता है तो उसको भी 30% का अनुदान सरकार के द्वारा हम देने वाले हैं। जमीन भी निःशुल्क, जैसे उद्योगों को जमीन देते हैं उसी प्रकार से हमारी गौशालाओं के लिए भी सरकार के माध्यम से जमीन देंगे। आज के समय में ऐसा बहुत बड़ी संभावना है हमारे पशुपालन को बढ़ावा देने की। प्राकृतिक रूप से खेती करने से लगाकर प्रत्येक जगह पर हमको इसका जो आनंद है, मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में ऐसे कई नवाचार से आपको परिचित कराऊंगा। लेकिन आज तो आपका अभिनंदन है, आपने संक्षिप्त समय में भी, लेकिन कृषि के प्रति जो आपने हमको आशीर्वाद दिया है, ये जो आपका रुचि का विषय है, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं बार बार आपका आशीर्वाद हमको ऐसे अच्छे कामों में मिलता रहे। पुनः आपका धन्यवाद। भारत माता की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय इस मोटिवेशनल स्पीच के लिए। कार्यक्रम के अगले चरण में हम सभी स्वागत करेंगे हमारे विश्वविद्यालय के संरक्षक व कुलाध्यक्ष श्री मंगू भाई पटेल जी, माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन, उनके अतिथि मुख्य अतिथि उद्बोधन है। माननीय महोदय। सभी को नमस्कार। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में छात्र, शिक्षकों एवं वैज्ञानिकों के साथ संवाद कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित माननीय भारत सरकार के माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय माननीय श्री जगदीश भाई धनखड़ जी, डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, यशस्वी मुख्यमंत्री भाई श्री मोहन यादव जी, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य जी, कुलगुरु राजमाता विजयाराजे सिंधिया अरविंद शुक्ला जी, माननीय कैबिनेट मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी, उपस्थित शिक्षक गण, वैज्ञानिक गण एवं महानुभाव, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर पधारने पर प्रदेश वासियों की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। महामहिम उपराष्ट्रपति जी, आप जैसे विद्वान के साथ संकाय और छात्रों का परस्पर संवाद का अवसर मिलना गौरव और गौरव का विषय है। इस विश्वविद्यालय के छवि को नए आयाम मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता के उद्भव और विकास के कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देश की लगभग 65% अधिक आबादी के लिए कृषि आज भी आजीविका की जीवन रेखा बनी हुई है। इस संबंध में हमारे यशस्वी दूरंदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन कि हमें ऐसा विकसित भारत बनाना है जहां किसान समृद्ध और सशक्त हो, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना होगा चाहिए कि कोई भी किसान पीछे नहीं छूटे और हर किसान को आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए देश के कृषि विकास और परिवर्तन के केंद्र बिंदु विश्वविद्यालय को अध्ययन और अनुसंधान के मौजूदा परिपाटियों के विश्व स्तरीय बनाया जाए। देश में कृषि क्षेत्र परिवर्तन और प्रगति साफ दिख रही है। इसका लाभ लेकर
एग्रीटेक स्टार्टअप द्वारा नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना जरूरी बन गया है। आशा है कि आप स्वयं प्रगति करते हुए किसानों के जीवन में बदलाव लाने और देश की प्रगति में सूर्य उत्साह के साथ योगदान देंगे। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत आभार मानता हूं और सभी शिक्षकगण, वैज्ञानिक और विद्यार्थी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। यहाँ से आज हमारे को उपराष्ट्रपति जो हमको मार्गदर्शन देंगे, वो भी बड़े किसान हैं, बहुत से उनके अनुभव है, उनको लाभ हमको सबको आज मिलना है। उनका आभार मानते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए यूनिवर्सिटी को भी बधाई देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। आपका बहुत बहुत आभार माननीय महोदय। अब वह बहुप्रतीक्षित क्षण आ गया है जिसमें हम हमारे प्रेरणापुंज आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से आशीर्वचन लेंगे। मैं उनको निवेदन करना चाहूंगा कि वह मंच पर आएं और हम सबको आशीर्वचन दें। माननीय उपराष्ट्रपति। सभी को नमस्कार। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल लंबा राजनीतिक जीवन, जमीन से जुड़े हुए और जनजाति कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पण और संकल्पित। आपके यहां से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मेरी तरह कृषक पुत्र है। जब मैंने गौशाला का एक तरीके से उद्घाटन किया और 2 गाय थी, तो इन्होंने मेरे कहने से पहले कहा ये जल्दी 3 अंक में हो जाएगी। पर मोहन यादव जी जानते हैं मुझे भूलने की आदत नहीं है। मैं मानकर चलता हूं इसी वर्ष ये संपन्न हो जाएगा। मंच पर विराजमान केंद्रीय मंत्री मंच पर सबसे युवा व्यक्ति है। उम्र में कम है, पर मेरा रिश्ता जो 3 पीढ़ी का आपने बताया, इनसे उसी मापदंड पर है। आप उससे दूर मत हटिए। कम उम्र के बावजूद मेरा रिश्ता आपसे उतना ही है कि आपको देना है, मुझे ग्रहण करना है। याद रखिए, आपका दायित्व है, बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने मंत्रालय को जो बल दिया है, द काइंड ऑफ मोटिवेशन, इंस्पिरेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, मैंने आपका एक कार्यक्रम अटेंड किया है। आई वॉज अमेज्ड हिज टोटल इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि आवर ग्लोबल कम्युनिकेशंस how to be a global benchmark, and the kind of transparency and accountability he has introduced is worth emulation. He has exemplified what is best of governance. पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इनका एक विभाग है जो राष्ट्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। 90 के दशक में एक बात कही गई, नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे, लुक ईस्ट,
क्योंकि हमारे देश का वो भाग है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल होने के नाते 3 वर्ष तक मुझे इसका पूरा बोध है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में आने के बाद इस लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट किया और अब जमीनी हकीकत बदलने का कार्य ग्वालियर के मध्य प्रदेश के सपूत श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है। He has been entrusted with the great task of development of northeastern region of our country, और यह हमारे राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए भी बहुत जरूरी है। कभी भी प्रभारी मंत्री को नजरअंदाज मत करो, बड़ी पीड़ा हो सकती है। और इसीलिए सिंधिया जी और मुख्यमंत्री जी ने दोनों ने इनकी ओर ध्यान आकर्षित किया। तुलसीराम सिलावट जी, और जब से मैंने प्रवेश किया मैंने देखा कि सिंधिया जी मेरा तो ध्यान दे रहे थे, इनका भी कुछ कम नहीं दे रहे थे। श्री अरविंद कुमार शुक्ला जी कुलगुरु, मैं कुलगुरु क्यों कहूं, वाइस चांसलर कहूंगा, ताकि वाइस तो कॉमन रहे। Distinguished members of the faculty, distinguished audience, and most importantly, dear students, मैं बड़े मन से आज आपसे बात करने आया। पर सबसे पहले क्या संयोग है, देखिए इस विश्वविद्यालय का नाम राजमाता विजयराजे सिंधिया से जुड़ा हुआ है। 6 बार लोकसभा की सदस्य रही, for 6 times and 2 times member of राज्यसभा। पर एक कालखंड आया that is ever etched in my memory. She was elected to Lok Sabha also in 1989, when I was also elected to Lok Sabha, और मुझे उनके संपर्क में आने का मौका मिला, उनका आशीर्वाद मिला। Picture of sublimity, nationalism was oozing out of her, a life of sacrifice, a life of dedication। और आज जब भारत के सामने पहलगाम की चुनौती है, ये दूसरी बात है कि आज के दिन भारत बहुत सबल है, हमारा नेतृत्व है, कुशल है, पर उनकी जो प्रेरणा है राजमाता सिंधिया जी की, कि राष्ट्रवाद सर्वोपरि है, हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्र धर्म से ऊपर कोई धर्म नहीं है। We always have to keep nation first। कोई भी हित राष्ट्र हित से बड़ा नहीं हो सकता। राजनीतिक हित हो, व्यक्ति का हो, आर्थिक हो, we always to keep nation first। And I appeal to young boys and girls, हमें राष्ट्रवाद के प्रति पूरा समर्पण रखना चाहिए, यह संकल्प लेना चाहिए हमें। तो ये नाम इस विश्वविद्यालय का आपको सदा प्रेरणा देगा, प्रेरणा का स्रोत देगा। देखिए किस सभागार में है और क्या सहयोग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकेत दिया, इन्होंने
तो ये कहा, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कई संस्थाओं का निर्माण किया, मुख्यमंत्री जी को सब याद है। पर मुझे तो एक बात मेरे पेशे की वजह से याद है, अधिवक्ता परिषद। दत्तोपंत ठेंगड़ी was accorded civilian award of Padma Bhushan। सिद्धांत रूप उन्होंने स्वीकार नहीं किया, बट ये बात मायने की है कि गणतंत्र भारत में उनको इतना बड़ा सम्मान दिया गया। ये मेंबर ऑफ राज्यसभा फॉर 2 terms और इमरजेंसी की काली छाया जब देश पर पड़ी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। हिंदू आइडियोलॉग with clarity of thought on nationalism, our civilizational gift, इन दो महान विभूतियों का संगम आज यहां पर देखकर मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि जो भी यहां पर हैं वो उनकी प्रेरणा से ओत-प्रोत होंगे पूरी तरह से, and will deliver for the nation, I have no doubt about it. किसान की जब बात आती है, किसान अन्नदाता है, किसान भाग्य विधाता है। हर कालखंड में देश पर जब भी संकट आया है, हमने किसान को याद किया। पंडित लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे और देश पर संकट आया, अन्न का भी संकट आया, तो उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। उसकी नारा दिया, किसान और जवान देश के लिए सदैव मर मिटने को तैयार रहते हैं। जब मुझे ये कहा गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि उपराष्ट्रपति कृषक पुत्र हैं, तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा, आप कृषक नहीं कृषक पुत्र हो, और कृषक को हमेशा ध्यान में रखना, किसान की समस्याओं से कभी दूर मत रहे। हमें याद करना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री जी को। जय जवान जय किसान। और जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने इसमें एक नया आयाम जोड़ दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इस कसौटी पर आपको खरा उतरना है, क्योंकि जवान और किसान दोनों विज्ञान से प्रभावित होने चाहिए। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने प्रधानमंत्री काल में कहा। इसको एक नई दिशा देते हुए वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया आयाम और लिखा। अब हो गया जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। अब विज्ञान और अनुसंधान का केंद्र बिंदु आप हो। You have to catalyze the big change by innovation, by scientific applications, by research. क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं?
ये मैं आपके विवेक के लिए छोड़ता हूं। पर आज के दिन, एंड आई नो हेजिटेशन इन असर्टिंग, इंडिया, भारत, home to 1/6 of humanity, primarily an agricultural nation, stands at the cusp of a revolution in agriculture that can reshape our economic landscape. There is a great potential that will change our economy. क्योंकि मेरी दृढ़ मान्यता है, विकसित भारत का रास्ता किसान के खेत से निकलता है। मैं जानता हूं कि कई बार मन की बात को मन में रखना पड़ता है। कुछ चुनौतियां आती हैं जिनकी हम व्यवस्था की वजह से या अन्य कारणों से चर्चा नहीं करते, पर किसान के मामले में मैं इसका पालन नहीं करता। किसान का दर्द या किसान के जीवन में बदलाव के कोई भी रास्ते हों, वो सुझाना मेरा परम कर्तव्य है और उसके दर्द को महसूस करना और आप लोगों से साझा करना जरूरी है। इसी बात को देखकर मैंने मुंबई में एक कार्यक्रम किया जो भारतीय कृषि अनुसंधान निगम का था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। मैंने कहा किसान को गले लगाना हमारा कर्तव्य है। किसान को हम किसी भी हालत में छका नहीं सकते। किसान का दर्द किसान हमें महसूस कराए, ये ठीक नहीं है। हमें अंदाजा लगाना चाहिए किसान के दर्द को। हमारी संस्कृति में झांकेंगे तो पता लगेगा। बरसात आती है तो पक्षी बता देते हैं, भूकंप आता है तो जानकारी हो जाती है। गांव के अंदर जब कोई वाहन आता था पहले तो मोर बता देता था। We have to be extremely sensitive for welfare of the farmer. और तब मैंने एक बात कही थी, we must have dialogue with farmer. वैसे प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है अभिव्यक्ति और संवाद, जिसको वेद दर्शन में कहा गया है अनंतवाद। पर किसान के मामले में इसमें कोई भी ढिलाई और कोताही यदि अगर वार्तालाप में होती है या इसमें कोई कूटनीति बीच में लाते हैं, वो ठीक नहीं है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको बैठूंगे निभा रहे हैं। उन्होंने किसान की पीड़ा को भांप लिया है और संवाद जारी कर दिया है। मेरे मन में अब कोई शंका नहीं है कि किसान से वार्ता होगी और किसान समझेगा कि भारत सरकार की कितनी अच्छी सकारात्मक नीतियां हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ वो किसान के लिए भारत सरकार कर रही है। उसकी जानकारी होना जरूरी है। जब यह कहा गया आपके कि दिस यूनिवर्सिटी इज एसोसिएटेड विद 22 कृषि विज्ञान केंद्र। देश में आज के दिन 730 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र हैं।
और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये संस्थाएं 150 से ज्यादा है। आप जैसी संस्थाओं का दायित्व है कि आप जीवन संपर्क उनसे करें, बड़े बदलाव के केंद्र होंगे। एक जी, अगर किसान का जीवन बदलेगा तो किसान का जीवन तभी बदलेगा जब किसान खुशहाल होगा। किसान परिवार के बच्चे बच्चियां कृषि को लेकर नए काम करें। आज के दिन देश का सबसे बड़ा व्यापार कृषि उत्पादन का व्यापार है। लुक एट द इनॉर्मस स्केल ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मंडियां हैं, आड़ती हैं। इन फिजिकल टर्म्स इट इज एस्ट्रोनॉमिकल। पर क्या किसान इसमें भागीदार है? नहीं, किसान सिर्फ प्रोड्यूसर रह गया है। हमें इस मानसिकता को बदलना है। किसान प्रोड्यूस करता है और उसी समय बेच देता है। ये विवेकपूर्ण निर्णय नहीं है। आई अपील टू यू, प्लीज कन्वर्ट फार्मर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू एग्रीप्रेन्योर, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर, इसको मैं एग्रीप्रेन्योर्स कहता हूं। जब किसान अपने उत्पाद के बिक्री व्यापार में पड़ेगा, उसके हिस्से में भी वो अंश आएगा। दूसरी बात, कृषि उत्पाद उद्योग का आधार है और किसान उससे कोसों दूर है। Why farmers should not add value to the product? ये सोचने का विषय है। सरकार की इतनी सकारात्मक नीतियां आज के दिन मुख्यमंत्री जी और पहली बार प्रधानमंत्री जी ने विवेकपूर्ण तरीके से संविधान में सहकारिता का अध्याय जोड़ा है। किसान को आगे आना चाहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मुख्यमंत्री जी ने थोड़ी देर पहले कहा कि कोई गौशाला करेगा तो हम उसको सहायता देंगे। 200 की गाय होगी तो फिर आप 50 का या 75 का 50 आएगा, 25%। यहां भी दे देना। और क्या है कि सरकार किसान को पैसे देती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू किया गया था, 5 साल से ज्यादा हो गया। 6,000 रुपये साल में 3 बार 2,000 की किस्त। दुनिया एक बात से चिंतित है कि देश का किसान इतना सक्षम हो गया कि वो 3 किस्तें सीधी अपनी बैंक में रिसीव करता है। यह तकनीकी क्रांति का अद्भुत नमूना है कि 10 करोड़ किसान भारत में आर सो टेक्नोलॉजिकली एनेबल्ड कि वो सीधा पैसा अपने अकाउंट में रिसीव करते हैं। पर किसान की इनडायरेक्ट मदद भी होती है, जिसको हम कहते हैं सब्सिडी। पहली बात, किसान को जो भी सहायता मिले
इन्फ्लेशन कनेक्टेड होना चाहिए। 6,000 रुपये प्रति वर्ष, अब भी 6,000 है। कोई भी अर्थशास्त्री कहेगा कि 6,000 रुपये की जो कीमत शुरू की गई थी वो कीमत आज उसकी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अर्थव्यवस्था में इसको फैक्टर किया है, इन्फ्लेशन को। विधायकों की तनख्वाह में किया है, सांसदों की तनख्वाह में किया है। Inflation must be factored in the assistance that is given to farmers. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक कृषक परिवार की जो औसत आय है वो सामान्य परिवार की आय से ज्यादा है। और अमेरिका में भी परसेंटेज वाइज उतनी कृषि हाउस होल्ड जो अपने यहाँ है, अपने यहाँ करीब 10 करोड़ के करीब है, उनके यहाँ करीब 1 करोड़ 80 लाख है। बट वन थिंग इज वेरी स्ट्राइकिंग, इन द यूनाइटेड स्टेट्स the entire assistance to the farmer is not rooted, it is directly given to the farmer. जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि है और हम बहुत ज्यादा खर्चा भारत सरकार करती है, बहुत ज्यादा करती है फर्टिलाइजर सब्सिडी पर। आज ये चिंतन का विषय है और आपके लिए शोध का विषय है। यही पैसा यदि अगर किसान को सीधा मिलता है तो भारत के हर किसान परिवार को कम से कम सालाना 30,000 रुपये मिलेंगे। ये सीधे उसको मिलना चाहिए। आज के दिन when government is subsidizing fertilizer, the farmer is not feeling the impact of it. We must have direct transfer of subsidy to the farmer. And this is not the only way. सरकार की अनेक स्कीम्स हैं जहां कृषि पर सरकार खर्चा करती है और उसमें माध्यम दूसरा हो जाता है। We must cut it down. इसके बहुत अच्छे फायदे होंगे। You must also act on certain challenges which farmer has. और एक बड़ा चैलेंज है पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एक ऐसा कृषि उत्पाद जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं है। टमाटर को ले लीजिए, बहुतायत में हो गया, चुनौती होगी। वी मस्ट एक्ट इन दैट डायरेक्शन। और मानकर चलता हूं, इफ यू मैनेज इट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, इट रिक्वायर्स विलेज लेवल इन्वॉल्वमेंट। वी मस्ट हैव वेयरहाउसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज चेन्स दैट मस्ट बी मैनेज्ड बाय कोऑपरेटिव्स। क्योंकि हर हालत में किसान का जीवन बदलना जरूरी है। यह राष्ट्रवाद को भी मजबूती देगा, अर्थव्यवस्था को भी देगा और विकसित भारत के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आने देगा। पर दिस हैज टू बी डन इन अ सीमलेस मैनर। उद्देश्य एक ही होना चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ गेन टू द फार्मर। और ये मैं समझता हूं निश्चित रूप से होकर रहेगा। समय काफी हो गया है, बात अधूरी है। कुछ लोगों ने अपनी मुंडी हिलाई है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और सिंधिया जी यहाँ के कुछ छात्र छात्राओं को मैं निमंत्रण देता हूं कि वो दिल्ली में आकर
नई संसद को देखें। मेरे नाम पर और तब मैं उनसे कृषि के बारे में भी गंभीरता से बात करूंगा। आप ये देखिए, कृषि के अंदर टेक्नोलॉजी का लाना, इट हैज टू बी ग्राउंडेड। जो अनुसंधान हो रहा है, हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्या उस अनुसंधान का किसान के जीवन पर असर पड़ रहा है। मैं एक चीज के लिए आपको आगाह करूंगा, एंड आई कंक्लूड विद दैट, our research has to be authentic. Our research is not for personal credentials. Our research is not for self. Our research is not to be on the shelf. Our research must have impact on the farmer. देश, दिल्ली वाले जानते हैं, आज भी जब परेली जलती है, वायु दूषित होती है। We should have found solution to it much earlier. Let us find solution to it. तो मेरा आप सबसे एक ही आग्रह होगा, boys and girls, you have to be messengers of change. You have to catalyze the change. You have to change the agro landscape of the country. And you have to enlighten the farmer. और मैं मानकर चलता हूं कि यह संस्थान 22 कृषि विज्ञान केंद्र से इतना जीवंत लगाव रखेगा कि ये हर दिन पता होना चाहिए कि वहां कितने किसान आते हैं, क्या जानकारी लेकर जाते हैं, कितना लाभ लेते हैं। As a matter of fact, these कृषि विज्ञान केंद्र must act as great source of policy making for the government. If you get suggestions about welfare of farmers from कृषि विज्ञान केंद्र, the policy evolution will be more beneficial for farmers. अंत में यही कहूंगा, जिन दो महान आत्माओं का संगम आज संस्था के नाम से लेकर सभागार के नाम तक है, वो हमारे आदर्श हैं, वो राष्ट्रवाद को समर्पित हैं। उनके नाम पर हमें संकल्प लेना चाहिए। हम राष्ट्र हित को सदैव सर्वोपरि रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार माननीय महोदय, इस प्रेरणादायी उद्बोधन में। अब सभी लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे।